नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। आज हम बात करने वाले हैं अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, जिसमें एक आदत ये भी होती है कि वो जिम्मेदारी सही से निभाए। और जिम्मेदारी शब्द ही वो शब्द है, अगर व्यक्ति ने निभा लिया तो वो फर्श से अर्श की ओर चला जाता है। वो अपने कदम नीचे नहीं आने देता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के बारे में इसमें बताया है। तो हम जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। अति प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। उनकी भावनाओं पर आधारित परिस्थितियों का परिणाम होने के बजाय उनका व्यवहार उनके अपने सचेतन चुनाव का परिणाम है, जो जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। हमें स्वभाव से प्रोएक्टिव है, इसलिए अगर हमारा जीवन कंडीशनिंग तथा परिस्थितियों द्वारा संचालित है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने सचेतन निर्णय के द्वारा चुनाव करके या अनिर्णय की वजह से इन चीज़ों को हमें नियंत्रित करने की शक्ति दे दी है। इस चुनाव का करते समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नज़रिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं, और अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो वे इस बात से प्रभावित नहीं होते कि मौसम इसके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वे सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों के व्यवहार की नींव पर अपना भावनात्मक जीवन बनाते हैं और दूसरे लोगों की कमजोरियों को खुद को नियंत्रण करने की अनुमति दे देते हैं। भावावेग को जीवन मूल्यों के अधीन रखने की योग्यता प्रोएक्टिव व्यक्ति का सार है। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों द्वारा संचालित होते हैं। उन्होंने सावधानी पूर्वक विचार करके चुना है और अपने जीवन में अपनाया है। प्रोएक्टिव व्यक्ति भी बाहरी उद्दीपनों से प्रभावित होते हैं, चाहे वे शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक हो, परंतु उद्दीपन के प्रति उनकी चेतन या अवचेतन प्रतिक्रिया जीवन मूल्य पर आधारित चुनाव या प्रतिक्रिया होती है। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। डेफिनेटली ये सही बात है। गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपना आत्मसम्मान ना छोड़ें तो कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। हमारे साथ जो होता है उससे हम उतने दुखी नहीं होते जितने कि उस पर हमारी सहमति और हमारी इच्छा से दी गई अनुमति की वजह से होते हैं। मैं मानता हूँ कि भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है, खासकर तब जब हम वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आ रहे हों। परंतु जब तक कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से यह नहीं कहता, मैं आज जो कुछ हूँ उन चुनाव के कारण हूँ जो मैंने कल किए थे, तब तक वह यह भी नहीं कह सकता मैं बदलने का चुनाव करता हूँ। एक बार जब मैं सैक्रामेंटो में प्रोएक्टिविटी के विषय पर बोल रहा था
तो भाषण के बीच में एक महिला श्रोता खड़ी हुई और रोमांचित होकर बोलने लगी। वहाँ बहुत से श्रोता बैठे थे और जब बहुत सी आँख उसे घूरने लगी तो उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी, इसलिए वह शर्मिंदा होते हुए बैठ गई। बहरहाल वह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी, इसलिए वह अपने ऐसा आस-पास बैठे लोगों से बातें करने लगी। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। क्या हुआ था यह जानने के लिए मैं इतना अधीर हो गया कि मुझसे ब्रेक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। आखिरकार जैसे ही ब्रेक हुआ, मैं तुरंत उसके पास आ गया और उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपना अनुभव सुनाना चाहती है। उसने आवेश में कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं दुनिया के सबसे बड़े आलोचक और एहसान फरोश आदमी की नर्स हूँ। उसके लिए मैं चाहे कितना ही अच्छा करूँ, वह कभी संतुष्ट ही नहीं होता। वह कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता और मेरी जी तोड़ कोशिशों को अनदेखा कर देता है। वह हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है और मेरे हर काम में गलतियाँ निकालता रहता है। इस आदमी ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है और मैं अक्सर अपनी कुंठा का गुबार अपने परिवार पर निकालती हूँ। दूसरी नर्सें भी मेरी ही तरह महसूस करती है। हम सब उसकी मौत की दुआ मांगते हैं। और आपका दुस्साहस देखिए कि आप वहाँ पर खड़े होकर यह सुझाव दे रहे थे कि कोई भी बात या व्यक्ति मेरी सहमति के बगैर मुझे दुखी नहीं कर सकता, और मैंने खुद अपने भावनात्मक जीवन को दुखी बनाने का चुनाव किया है। देखिए, मैं किसी भी तरह इस बात से सहमत नहीं हो सकती थी, परंतु मैं इसके बारे में सोचती रही। मैंने सचमुच अपने दिल में झांक कर देखा और पूछा, क्या मेरे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है? जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मुझ में यह शक्ति है, जब मैंने उस कड़वी गोली को निगला और यह पाया कि मैंने खुद ही दुखी होने का चुनाव किया था, तो मुझे यह एहसास भी हुआ कि मैं दुखी ना होने का चुनाव भी कर सकती हूँ। उसी पल मैं खड़ी हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं सैन क्वेंटिन जेल से बाहर निकल रही हूँ। मैं चीख-चीख कर पूरी दुनिया को बताना चाहती थी, मैं अब स्वतंत्र हूँ। मैं जेल से बाहर आ रही हूँ। अब मैं खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार द्वारा नियंत्रित नहीं होने दूँगी। हमारे साथ जो होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया। जाहिर है, घटनाएं हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती है और हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि इससे हमारे चरित्र या मूलभूत पहचान को जरा भी चोट पहुंचे। हमारे सबसे मुश्किल अनुभव दरअसल वे उपकरण हैं जो हमारे चरित्र को ढालते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं, हमें भविष्य में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की स्वतंत्रता देते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरक शक्ति देते हैं। फ्रैंकल उन कई लोगों में से है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी दूसरों को ऊपर उठाने तथा प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता विकसित कर पाए। वियतनाम के युद्ध बंदियों की आत्मकथा के प्रसंग में भी इसके समर्थन में प्रमाण उपलब्ध कराते हैं कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में काया पलट करने वाली शक्ति होती है और इस स्वतंत्रता के जिम्मेदारी भरे प्रयोग से जेल की संस्कृति तथा कैदियों पर भी प्रभाव डाला जा सकता है। यह तब जितना सही था, आज भी यह उतना ही सही है। हम सब ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या लाइलाज बीमारी या गंभीर शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं, परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रबल भावनात्मक शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनकी अखंडता से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है।
हम पर कोई और चीज़ इतना ज़्यादा या इतना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ती जितना यह एहसास कि कोई व्यक्ति दुख और परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका है। ऐसा व्यक्ति उस जीवन मूल्य को जीता तथा अभिव्यक्त करता है जो जीवन को प्रेरित करता है, परिष्कृत करता है और उसे ऊंचा उठाता है। मेरे और सेंड्रा के जीवन का बहुत प्रेरक समय वह था जब हम 4 साल तक अपनी प्रिय मित्र कैरोल के संपर्क में रहे, जिन्हें कैंसर हो गया था। वे सेंड्रा की दुल्हन सखी थी तथा दोनों ही 25 साल से पक्की सहेलियां थीं। जब कैरोल बीमारी की अंतिम अवस्था में थी तो सेंड्रा ने उनके साथ काफ़ी समय बिताया। कैरोल अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहती थी और सेंड्रा ने इस काम में उनकी मदद की। जब भी सेंड्रा काफ़ी समय तक यह मुश्किल काम करने के बाद लौटती थी तो वह अपनी सहेली के साहस पर अद्भुत प्रशंसा से अभिभूत व मंत्रमुग्ध नजर आती थी। उसकी सहेली अपने बच्चों के नाम विशेष संदेश लिखवा रही थी जो उन्हें उनके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भविष्य में दिए जाएं। कैरोल कम से कम दर्द विनारक दवाएं लेती थी ताकि वे अपनी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकें। फिर वे एक टेप रिकॉर्डर में अपने शब्द रिकॉर्ड करती थी या सेंड्रा को बोलकर लिखाती थी। कैरोल इतनी प्रोएक्टिव और बहादुर थी, वे दूसरों की इतनी परवाह करने वाली थी कि वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन गई। मैं उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब कैरोल की मृत्यु से एक दिन पहले मैंने उनकी आंखों में गहराई से झांका। मैंने देखा कि उस गहराई वेदना के बीच में भी उन्हें अपने प्रबल आंतरिक महत्व का एहसास था। मैं उनकी आंखों में चरित्र, योगदान और सेवा का जीवन देख सकता था तथा दूसरों के प्रति प्रेम, परवाह और प्रशंसा का भी। वर्षों से मैं लोगों के समूहों से पूछ रहा हूँ कि उनमें से कितनों ने किसी मरते हुए व्यक्ति से प्रेरणा पाई है, जिसका गजब का सकारात्मक नज़रिया हो, जिसने अंत तक प्रेम तथा करुणा संप्रेषित की हो तथा जिसने अविश्वसनीय रूप से दूसरों की सेवा की हो। आमतौर पर 1/4 श्रोता इसका जवाब हाँ में देते हैं। फिर भी मैं पूछता हूँ कि उनमें से कितने लोग इन व्यक्तियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। कितनों के जीवन इस साहस से प्रेरणा पाकर बदल गए, चाहे यह परिवर्तन अस्थाई ही क्यों ना हो। और कितने लोग सेवा तथा करुणा के ऐसे उत्कृष्ट कार्यों से गहराई से आंदोलित व प्रेरित हुए। लगभग हमेशा सभी 1/4 श्रोता इसका जवाब भी हाँ में देते हैं। विक्टर फ्रैंकल सुझाव देते हैं कि जीवन में 3 केंद्रीय मूल्य होते हैं। भावात्मक यानी जो हमारे साथ होता है, रचनात्मक यानी जिसे हम अस्तित्व में लाते हैं, और दृष्टिकोणात्मक यानी जो प्रतिक्रिया हम लाइलाज बीमारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में करते हैं। लोगों के साथ मेरे अनुभव से फ्रैंकल की बात की पुष्टि होती है। मेरे विचार से पैराडाइम या रिफ्रेमिंग के संदर्भ में इन तीनों जीवन मूल्यों में सर्वोच्च मूल्य दृष्टिकोणात्मक है। दूसरे शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन के अनुभवों पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मुश्किल परिस्थितियां अक्सर पैराडाइम में परिवर्तन करती है और संदर्भों के बिल्कुल नए मानदंडों की रचना करती है, जिनके द्वारा लोग दुनिया को, स्वयं को और अन्य लोगों को देखते हैं, और यह भी कि जीवन उनसे क्या अपेक्षाएं कर रहा है। उनका अधिक व्यापक नज़रिया उन दृष्टिकोणात्मक जीवन मूल्यों को प्रतिबंधित करता है जो हम सबको ऊपर उठाते तथा प्रेरित करते हैं। पहल करना हमारा मूल स्वभाव कार्य करना है, दूसरों को खुद पर कार्य करने देना नहीं है। इसी वजह से हम विशेष परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने में
सक्षम होते हैं और हमें अपनी परिस्थितियां बनाने की शक्ति भी मिलती है। पहल करने का मतलब आपत्तिजनक, आक्रामक या संवेदनहीन होना नहीं है। इसका मतलब घटनाओं को घटित करवाने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। वर्षों से मैं अक्सर उन लोगों को परामर्श देता आ रहा हूँ जो बेहतर नौकरियाँ चाहते हैं। मैं उन्हें अधिक पहल करने की सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वे अपना रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण करवाएं। इसके अलावा वे न सिर्फ उस उद्योग का अध्ययन करें जिसमें वे जाना चाहते हैं, बल्कि उस कंपनी का भी अध्ययन करें जिसमें वे काम करना चाहते हों। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे उस कंपनी द्वारा झेली जा रही विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करें और इसके बाद एक प्रभावकारी प्रस्तुति तैयार करें जिसमें यह बताया जाए कि किस तरह उनकी योग्यताएं कंपनी की समस्याओं को सुलझा सकती है। इसे समाधान बेचना कहा जाता है और यह बिजनेस में सफलता का एक प्रमुख पैराडाइम है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए लोग आमतौर पर सहमत हो जाते हैं। अधिकांश लोग समझ जाते हैं कि इस तरह की नीति रोजगार या पदोन्नति के उनके अवसरों को बहुत अधिक बढ़ा देगी, परंतु उनमें से बहुत से लोग इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं और पहल नहीं करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण करवाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। मैं उद्योग और कंपनी की समस्याओं का अध्ययन किस प्रकार करूं? कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि प्रभावकारी प्रस्तुति कैसे तैयार की जाती है। बहुत से लोग किसी घटना के होने का इंतज़ार करते हैं या फिर वे चाहते हैं कि कोई दूसरा उनकी मदद करे, परंतु अच्छी नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो खुद समस्या नहीं होते बल्कि जिनके पास समस्याओं के समाधान होते हैं, जो उस काम को पूरा करने के लिए सही सिद्धांतों के अनुरूप हर संभव प्रयास करने की पहल करते हैं। जब भी हमारे परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, गैर जिम्मेदारी का परिचय देता है और इंतज़ार करता है कि कोई दूसरा उसका काम करवाएगा या उसे समाधान सुझाएगा, तो हम उससे कहते हैं अपनी बुद्धि और पहल शक्ति का प्रयोग करें। दरअसल अक्सर हमारे यहाँ कहने से पहले ही वह अपनी शिकायतों के जवाब में खुद या बात कह देता है, मैं जानता हूँ मुझे अपनी बुद्धि और पहल शक्ति का प्रयोग करना है। लोगों को जिम्मेदारी की राह पर चलाना उन्हें गिराना नहीं बल्कि उठाना है। प्रोएक्टिविटी मानव स्वभाव का हिस्सा है और हालांकि प्रोएक्टिव मांसपेशियां सोई हो सकती है, परंतु वे हम सब में होती जरूर है। दूसरों के प्रोएक्टिव स्वभाव का सम्मान करके हम उन्हें सामाजिक दर्पण में कम से कम एक स्पष्ट और त्रुटिहीन प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। जाहिर है हमें व्यक्ति की परिपक्वता के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। हम गहरी भावनात्मक निर्भरता के शिकार लोगों से उच्च रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते, परंतु हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके मूलभूत स्वभाव को प्रोत्साहित करें और एक ऐसा परिवेश बना दें जहां लोग अवसरों का दोहन कर सकें और समस्याओं को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर तरीके से सुलझा सकें। करें या होने दें, पहल करने वाले और पहल ना करने वाले लोगों के बीच दिन और रात जितना अंतर होता है। करें या ना करें, तो पहल करने वाले और पहल ना करने वाले लोगों के बीच दिन और रात जितना अंतर होता है। मैं प्रभावकारिता में सिर्फ 25 से 50% अंतर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 5000% से भी अधिक अंतर की बात कर रहा हूँ।
खासकर तब जब वे बुद्धिमान, जागरूक और दूसरों के प्रति संवेदनशील हों। अपने जीवन में प्रभावकारिता का पीसी संतुलन बनाने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। 7 आदतों को विकसित करने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप बाकी 6 आदतों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि हर आदत आपकी प्रोडक्टिविटी, मांसपेशियों के विकास पर निर्भर है। हर आदत में काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा खुद पर काम किए जाने का इंतज़ार करेंगे तो दूसरे आप पर अपने मन चाहे तरीके से काम करेंगे। विकास तथा अवसर के परिणाम आपको दोनों ही राहों पर मिलेंगे। एक बार मैं गृह सुधार उद्योग में लोगों के एक समूह के साथ काम कर रहा था। वहाँ पर 20 संगठनों के प्रतिनिधि बैठे थे, जो अपने आंकड़ों और समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए हर 3 महीने में एकत्रित होते थे। भारी मंदी का दौर चल रहा था और इस विशिष्ट उद्योग पर आम अर्थव्यवस्था से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जब हमने चर्चा शुरू की तो ये लोग काफ़ी हताश थे। पहले दिन हमने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया, हमारे साथ क्या हो रहा है, उद्दीपन क्या है। बहुत सी चीज़ें हो रही थी, परिवेश या माहौल के दबाव प्रबल थे। हर तरफ बेरोजगारी फैली थी और बहुत से लोग कंपनी को बचाने की खातिर अपने कर्मचारी मित्रों को निकालने पर विवश थे। उस दिन जब चर्चा खत्म हुई तो हर व्यक्ति अधिक निराश हो गया था। दूसरे दिन हमने इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया, भविष्य में क्या होने वाला है। हमने परिवेश की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और इसमें यह रिएक्टिव मान्यता निहित थी कि उनका भविष्य इन्हीं चीज़ों से तय होगा। दूसरे दिन के अंत तक हम और भी ज़्यादा हताश हो गए। चीज़ें सुधरने से पहले ज़्यादा बिगड़ती है और सब लोग यह बात जानते थे। इसलिए तीसरे दिन हमने इस प्रोएक्टिव प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस स्थिति में अपनी पहल करने की शक्ति का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। सुबह हमने लागत के प्रबंधन और उसे कम करने के बारे में बात की। दोपहर के बाद हमने बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। हमने इन दोनों विषयों पर गहन विचार मंथन किया। इसके बाद हमने कई व्यावहारिक और किए जा सकने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया। जब यह बैठक खत्म हुई तो सब लोगों में रोमांच, आशा और प्रोएक्टिव जागरूकता की एक नई भावना साफ झलक रही थी। तीसरे दिन के अंत में हमने सम्मेलन के परिणामों को 3 खंडों में बांटकर इस सवाल का जवाब दिया, बिजनेस कैसा होता है। खंड 1, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है तथा प्रवृत्तियाँ यह बताती है कि बेहतर होने से पहले स्थितियाँ और बिगड़ेंगी। खंड 2, परंतु हम जो कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट पहले से बेहतर है। हम अपनी लागत कम कर रहे हैं और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। खंड 3, इसलिए बिजनेस पहले से बेहतर है। अब कोई रिएक्टिव व्यक्ति इस पर क्या कहेगा? छोड़ो भी, तथ्यों का सामना करो। सकारात्मक सोच और खुद को प्रोत्साहित करने वाली यह नीति ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। देर सवेर आपको वास्तविकता का सामना करना ही पड़ेगा, परंतु सकारात्मक चिंतन और प्रोएक्टिविटी में यही अंतर है। हमने वास्तविकता का सामना किया था, हमने वर्तमान परिस्थिति और भावी अनुमानों की वास्तविकता का सामना किया था, परंतु हमने इस वास्तविकता का भी सामना किया था कि हमारे पास इन परिस्थितियों और अनुमानों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। वास्तविकता का सामना तो हम उस स्थिति में नहीं करते अगर हम
इस विचार को स्वीकार कर लेते कि परिवेश में हो रही घटनाएं ही हमारे भविष्य को तय करेगी। बिजनेस, सामुदायिक समूह और हर तरह के संगठन जिनमें परिवार भी शामिल हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं। वे संगठन के भीतर प्रोएक्टिव संस्कृति का निर्माण करने के लिए प्रोएक्टिव व्यक्तियों की रचनात्मक और बुद्धि का समन्वय कर सकते हैं। संगठन को परिवेश की दया पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगठन शामिल व्यक्तियों के साझे जीवन मूल्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पहल कर सकता है। दोस्तों, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपनी भाषा चुनना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा